Very good morning, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with शीतल मैम। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर सिविक्स। और ये चैप्टर जो है ये आपके तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं उन एस्पेक्ट्स को डील करेगा। दैट इज जेंडर, आपका रिलीजन और आपका कास्ट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हमारी जो सोसाइटी है वो इन्हीं तीन चीजों के, इन्हीं तीन नहीं कहेंगे लेकिन इन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के चारों तरफ घूमती है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर के इसमें है क्या। जेंडर की रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो हम इसमें कुछ एक जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, जो एक लंबे समय तक चलती आ रही है और जो चेंज होने में अभी न जाने और कितना टाइम उसमें लगेगा, जेंडर बायस खत्म होने में और कितना टाइम लगेगा। जेंडर बायस के बारे में हम इसमें समझेंगे। रिलीजन के बेसिस पे हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सेक्युलर स्टेट रिलीजन कहीं ना कहीं हमें डोमिनेट करता है, राइट। और कास्ट के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं किस तरीके से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होने के बावजूद हर इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज जो हैं वो जुड़ जाती है जब हम एक इंडिविजुअल इंसान का नाम, उसका सरनेम, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। तो किस तरीके से रिलीजन के नाम पे कम्युनलिज्म और कास्ट के नाम पे कास्टिज्म हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर, राइट। सो जेंडर बायस, अ सोशल बायस नॉट अ बायोलॉजिकल बायस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे देखो दी हुई है। हम जब चैप्टर रीड करेंगे तब भी आप ये यू विल कम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट, राइट। क्या कहता है कि जो जेंडर बायस है, क्योंकि सबसे पहले हम जेंडर को डील करेंगे ना, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है लेकिन इस स्टेटमेंट में समझने को बहुत कुछ है, राइट। कि ये जो जेंडर बायस है ये सिर्फ एक सोशल बायस है, बायोलॉजिकल बायस नहीं है। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि भगवान ने, परमात्मा ने सिर्फ दो इंसानों को पैदा किया था, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, और दुनिया जो है वो इन्हीं दो जेंडर के बेसिस पे चलती है, राइट। दोनों की इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हुए गॉड या यूनिवर्स हैज क्रिएटेड दीज टू डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस, कि एक मेल है और एक फीमेल है। लेकिन जब हम एक जेंडर को दूसरे जेंडर के कंपैरिजन में कम या ज्यादा समझते हैं वहां पर आपका बायस आ जाता है। क्लियर? जब हम एक जेंडर को फेवरेटिज्म देते हैं और उसे सुपीरियर कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू दी अनदर जेंडर, एक दूसरे जेंडर से उसको हम ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, वहां पर बायस आ जाता है। तो ये बायस जो है, ये जो खामी है, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द women being women and men being men. It is because of the social mindset of the people. ये लोगों की सोच, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस जो सदियों से हमारी सोसाइटी में चले आ रहे हैं, ये डिफरेंस उसकी वजह से पैदा हुआ है। जो जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करेंगे, लेकिन गॉड की तरफ से बोथ द genders have been made equal. Is it clear? So very important statement that gender bias is a social bias. सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ बायस है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से कोई बायस नहीं है। भगवान ने एक जेंडर को स्ट्रॉन्ग और एक जेंडर को वीक नहीं बनाया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो है हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेल करता है कि मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। कहने की बात है दे आर इक्वल, बट लेकिन अगर आप डीपली अपनी सोसाइटी को स्टडी करोगे तो आज भी आपको ऐसे बहुत से डिस्क्रिमिनेशंस कॉमन तौर पे, कोई बहुत दूर दराज में नहीं जाना है आपको, रिमोट एरियाज में नहीं जाना है, कॉमनली अर्बन लाइफ में
आप अपनी मतलब कुछ एक फैमिलीज हैं जहाँ पे कॉमनली आपको ये प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी। देन चाहे आप जॉब की रेफरेंस में देख लोगे, मेल्स के लिए प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, और विमेन जब काम भी कर रही है तो वो बहुत सारे बंधनों से बंधी हुई है, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस से बंधी हुई है, जो ऑब्लिगेशंस एक मेन की केस में हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ले सकते हैं। डिटेल में अब हम इस चैप्टर को लेंगे। इज इट क्लियर? किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो बेसिकली जेंडर के बेसिस पे की जाती है, या हम इसको बहुत क्लियर कट तरीके से कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन औरतों को सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। चैप्टर में, टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियरली यहाँ पे कहना चाहती हूँ व्यूअर्स को, कि जो भी ओपिनियन इस चैप्टर में एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज ओनली फॉर क्लैरिटी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये। आगे जब हम रिलीजन की बात करेंगे, कास्टिज्म की बात करेंगे, तो कुछ एक ओपिनियंस एक्सप्रेस करने जरूरी हैं ताकि क्लैरिटी हो, आपको एग्जाम्पल्स यूज किए जाएंगे ताकि वो चैप्टर जो है आपको टॉपिक क्लैरिटी से समझ में आए। हम यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी को डिमोट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टडी पर्पज से इस टॉपिक को ले रहे हैं। और जब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, तो हर चीज को अपने रेफरेंस में नहीं लेना है। इज इट क्लियर? सो लेट अस बिगिन द टॉपिक, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक डिवीजन, या फिर सिंपल इसको हम कहेंगे कि किस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं औरतों को सोसाइटी में झेलना पड़ता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क, is bringing up children. Housework, main responsibility of women is housework and bringing up children. घर का काम, बच्चे, ये औरतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, काम का जो डिवीजन किया जाता है उसको इस बेस पे नहीं किया जाता कि ये काम ऐसा है जो औरतें बेहतर कर सकती है, ये काम ऐसा है जो मर्द बेहतर कर सकते हैं, बल्कि काम का डिवीजन इस तरीके से किया जाता है कि ये काम सिर्फ औरतों के लिए बने हैं और ये काम सिर्फ मर्दों के लिए बने हैं। अगर मर्द वो काम करेंगे तो वो सोसाइटी में अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर द वर्क इज डिवाइडेड। Although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most of the society. के 50% जो है, हाफ पॉपुलेशन है ना, एग्जैक्टली हाफ नहीं होती, लेकिन कहने में यही आता है कि आधे से ज्यादा औरतें हैं और उतने ही मर्द हैं। लेकिन आज भी आप देखोगे कि औरतों का शेयर कितना है किसी भी रेफरेंस में, चाहे वो सोशल रिस्पेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, शेयर्स कितने हैं। शेयर डजंट मीन कि यहाँ कोई मार्केट और शेयर की बात हो रही है, कि सोसाइटी में एज अ होल कितनी पार्टिसिपेशन हम उनको दे पा रहे हैं। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं 100 में से सिर्फ 14 to 15% आपको औरतें नजर आएंगी पॉलिटिक्स में। राइट? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, काम के रेफरेंस में आप देखोगे कि औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, जब उनकी प्रमोशंस की बात होती है, अलग अलग तरह की हैरेसमेंट्स, अलग अलग तरह की डिमांड्स जो कि पूरी करनी उनके लिए संभव नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, पता नहीं क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे, उनके बेसिस पे उन्हें प्रमोशन दी जाएगी। इवन सेक्सुअल कॉम्प्रोमाइजेस ऑल्सो। राइट? देन प्रॉपर्टी राइट्स, घर में अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ली जाएगी तो वो मेल मेंबर होगा, रजिस्ट्री होगी तो वो मेल मेंबर्स होंगे। अगर औरतों के नाम पे हो भी रही है कहीं पे रजिस्ट्री, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि औरतों के नाम पे रजिस्ट्री होने से पैसे कम लगते हैं कंपैरेटिवली। इज इट क्लियर? सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्कप्लेस, ऑन रोड्स, इवन विद इन द फैमिलीज, गर्ल्स और वुमेन हैव टू अंडरगो सेवरल टाइप ऑफ हैरेसमेंट्स। तो ये सोसाइटी है विद रेफरेंस टू
विमेन। इस तरीके की जो स्ट्रगल है औरतों को वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखनी पड़ती है, इसलिए हम इसको इक्वल सोसाइटी तो नहीं कह सकते बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को अब हम डिटेल में लेंगे। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय विमेन इन द सोसाइटी। तो 5 नंबर से आपका ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय विमेन इन सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहां से, सेम आपका टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज है। So let us begin with the gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. Clear? आप it is not only कि हम जब ये चैप्टर कर रहे हैं तो हम इंडिया की रेफरेंस में एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जेंडर के बेसिस पे हायरार्की देखोगे तो ऑलमोस्ट 99% कंट्रीज में आपको यही हायरार्की देखने को मिलेगी जो कि लार्जली पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, राइट? The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology but social expectation and stereotype. क्लियर? जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या जेंडर बेस्ड हायरार्की की बात करते हैं तो बहुत से लोग काफी हद तक उसको नेचुरल मानते हैं कि ये तो भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन सच्चाई में ये भगवान का बनाया नहीं है, ये हम लोगों के जो दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है, स्टीरियोटाइप्स है, प्रेजुडिस है, जो हमारे परसेप्शंस हैं, हमारी सोच है, ये उसकी देन है। भगवान ने दोनों जेंडर को इक्वल बनाया है। इज इट क्लियर? तो जो प्रेजुडिस, जो धारणाएं हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, उनके बेसिस पे ये हायरार्की क्रिएट की गई है। इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। क्लियर? पब्लिक प्राइवेट डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा है, पीछे हमने वो पॉइंट्स में किया था, यहाँ हम इसको पैराग्राफ में ले लेते हैं, राइट? पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप to believe that the main responsibility of women in housework and bringing up the children, this is reflected in the sexual division of labor in most of the families. कि अगर आप परिवार में काम का बंटवारा देखोगे तो वो बेस्ड ऑन सेक्सुअल डिवीजन है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि जिसको जब टाइम है घर का काम करने के लिए, इफ मैन इज एट होम तो इवन मैन कैन डू, मैन कैन ऑल्सो डू दैट वर्क। अगर आदमी घर पर है, खाली है, इस वक्त काम नहीं पे नहीं जाना है, तो वही घर के काम आदमी भी तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर के कामों को जो है वो स्पेसिफिकली टैग किया जाता है कि ये तो औरतों के लिए ही बना हुआ है। बच्चों की देखभाल, दैट इज ऑल्सो मेंट मेनली फॉर द विमेन टू डू। ये एक प्रेजुडिस है, ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर काम, घर का काम, बच्चों का देखभाल, खाना बनाना, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, ये तो सिर्फ औरतों का काम है। लेकिन ऐसा कहाँ मेंशन है, कहाँ लिख के दिया हुआ है कि ये काम औरतों का है? लेकिन ये बिलीफ तो है ना, तो कहाँ से ये बिलीफ आया? सोसाइटी में हम लोगों का ही क्रिएट किया हुआ नोशन है। Women do all the work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है सोसाइटी में कि मर्द जो है वो बाहर से कमा कर लाएंगे और घर का काम तो वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की है। लेकिन इसी धारणा को बदल दिया जाता है। कैसे? It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. ऐसा नहीं है कि ये काम जो है सिर्फ औरतें ही कर सकती है, लेकिन मर्दों की सोच ऐसी है कि घर का काम तो सिर्फ औरतों के लिए ही बना हुआ है। When these jobs are paid for men and ready to take up these works, most tailors or cooks in the hotels are men. क्लियर? लेकिन अब ये बदल कैसे गया है? फ्लिप साइड क्या आ गई इसमें कि घर में करें तो ये काम औरतों का है, लेकिन बाहर अगर इसी काम के पैसे मिल रहे हैं तो फिर ये काम मर्दों का भी हो जाता है। कुकिंग
घर के अंदर औरतों का काम है, लेकिन जब शेफ बन सकते हैं तो वो मर्द हो सकते हैं। इज इट क्लियर? टेलरिंग, घर में सिलाई कढ़ाई, खैर सिलाई कढ़ाई आज तो रेफरेंस में कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी चलो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, राइट? टेलरिंग है, घर पे औरतों का काम है कपड़े सिलना अपने फैमिली के लिए, लेकिन जब यही पेड हो जाएगा बाहर तो फिर डिजाइनर बुटीक्स खुल जाएंगे, तो वहां पर वो पेड जॉब है तो वो आदमी उसको कर सकता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पैसा इन्वॉल्व है वो काम तो मेन कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में वही काम करना पड़ेगा तो वो नहीं करेंगे। Similarly, it is not that women do not work outside their homes. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helpers in the middle class homes, while middle class women work in the offices. राइट? अब ये धारणा भी है ना कि बाहर के काम मर्दों के लिए है, तो फिर गांव में आपने देखा है कितने दूर दूर से औरतें जो है मटके सर पे पानी भर के लेकर आती हैं, तो वो क्यों करना है? वो औरतों को क्यों करना है? वो मर्द क्यों नहीं लेकर आ रहे? क्लियर? सो देयर इज अ डिलेमा इन द सोसाइटी, और अल्टीमेट प्रॉब्लम सिर्फ तब क्रिएट होती है जब किसी भी एक जेंडर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और दूसरे को बायस्ड होकर देखा जा रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर वुमेन एंड फॉर मेन। कोई भी काम कोई भी कर सकता है। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, अभी आप अर्बन एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में तो आपने देखा ना कि गांव में खेत में भी काम करती हुई आपको औरतें नजर आएंगी। क्लियर? वही सिनेरियो आपको अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलेगा कि बाहर वर्क भी कर रही हैं, वर्किंग वुमेन भी है, बाहर से भी सारा दिन काम करके आती हैं, जॉब करके भी आती है और घर में भी फिर अपना काम कर रही हैं। तो अगर बाहर का काम सिर्फ मर्दों का है, देन व्हाई शुड women go out and earn? Right? In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to the domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. कि अगर बाहर औरत जाकर काम कर रही है, उसको उसके बावजूद भी उसके काम की कोई वैल्यू नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आदमी बाहर जाके काम कर रहा है तो उसकी बहुत ज्यादा बखान किया जाएगा, घर में भी उसका बहुत ज्यादा बखान किया जाएगा। औरत बाहर से काम करके आएगी तो घर में भी उसे काम करने की ऑब्लिगेशन है, उसे करना पड़ेगा। लेकिन मैन तो जब बाहर से काम करके आते तो उन्हें तो नहीं घर में काम करने की ऑब्लिगेशन होती, कोई उन्हें तो नहीं कहता कि आप बाहर से ऑफिस से काम करके आए हो, कोई बात नहीं, आप खाना बना लो। Is it clear? So this is the double-sided picture, double-faced picture of the society that is being shown here. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimum in the society. कि चाहे हम आधी पॉपुलेशन बनाते हैं, लेडीज जो हैं वो आधी पॉपुलेशन बनाती है हमारी कंट्री का, लेकिन फिर भी अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, तो आपको मिनिमम पार्टिसिपेशन औरतों की नजर आएगी। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitations in different countries for the extension of voting rights of the women. तो आपने पहले का सिनेरियो देखा होगा, हमने नेशनलिज्म इन यूरोप भी किया है, इंडिया भी किया है, दोनों ही जगहों पे हमें सिमिलर कंडीशंस में औरतें नजर आई। हिस्टोरिकल टाइम्स अगर आप उठा के देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो सिर्फ गैलरी में एज ऑडियंसेस बैठी हुई थी। महात्मा गांधी का खुद का ओपिनियन था कि जो औरतें हैं उनका काम है घर और बच्चों को संभालना, अच्छे से परवरिश देना, और अगर वो मास मूवमेंट का हिस्सा बन रही हैं तो इट इज ओनली फॉर के भीड़ नजर आए, अदरवाइज इससे ज्यादा और कोई उनका रोल नहीं था। क्लियर? लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पहले सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स माने गए, उनको ही वोटिंग राइट दिया गया, फिर उसके बाद वो अडल्ट सफरेज जो है वो मेल्स को एक्सटेंड कर दिया कि उसमें मेल्स, सारे ही मेल्स पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में। और ऐसा ही नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमने देखा, इंडिया की रेफरेंस में भी हमने देखा कि पहले सिर्फ मेल्स ही हर चीज करते थे, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे वुमेन के पास। लेकिन
बहुत हद तक जब ये नेशनलिज्म्स जैसी मूवमेंट चलती रही हमारे वर्ल्ड में, सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वुमेन, औरतों के अधिकारों को लेकर भी इस तरीके की मूवमेंट्स जो हैं स्टार्ट हुई, जहां औरतों के अधिकारों की बात की जाने लगी। इन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो फीमेल्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट की जा रही है, उन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट था, वो ये किसी एक कंट्री की रेफरेंस में नहीं था, ये पूरी दुनिया की औरतों को लेकर था कि उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका अडल्ट सफरेज, विमेन अडल्ट सॉरी विमेन सफरगेट मूवमेंट, नॉट अडल्ट सफरेज, सॉरी, विमेन सफरगेट मूवमेंट। विमेन सफरगेट मूवमेंट क्या था कि वोटिंग राइट्स जो है वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन या फिर मेल को लेकर नहीं होना चाहिए, वोटिंग राइट्स तो औरतों के भी होने चाहिए। क्लियर? तो इन जो एजिटेशंस हुई, धरना प्रदर्शन हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई, औरतों के अधिकारों की बातें होनी शुरू हुई, इसने कहीं ना कहीं औरतों को कुछ एक अधिकार जो है वो दिलवाए। काफी हद तक आज आप देखोगे कि प्रेजेंट जनरेशन की जो औरतें हैं, उनका सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट अब रोल चेंज हो चुका है एज कंपेयर टू पास्ट, थैंक्स टू द सोशल मूवमेंट्स, द सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने सोसाइटी को चेंज भी किया और एजुटेशंस के थ्रू, ऐसी यूनिवर्सल मूवमेंट्स के थ्रू जो है औरतों को अलग अलग अधिकार भी दिलाए। इज इट क्लियर? परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन, एक जो आइडियल वुमेन होती है, जिसको मतलब टिपिकल बड़ी आइडियल वुमेन मीन्स जो हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, तो वो क्या रोल्स हैं जो आइडियल वुमेन के होने चाहिए। अगर कोई जवाब दे रही है, रिटेलिएट कर रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो आइडियल वुमेन नहीं है सोसाइटी के हिसाब से। आइडियल वुमेन क्या है? अगर टीवी सीरियल वालों के लिए, जो टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए आइडियल व्यूअर्स बड़े ध्यान से हमारे सीरियल्स को देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं वही कहा सुनी सास बहू के हर घर में भी हो रही है, तो वो आइडियल वुमेन है। क्लियर? ब्यूटी, आइडियल ब्यूटी, अगर आप अपने आप को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एंडोर्स कर रहे हो, तो वो आइडियल विमेन बन जाएगी सोसाइटी के लिए ब्यूटी के हिसाब से। देन एक औरत जो घर में रह रही है, उसको लेकर क्या सोसाइटी की परसेप्शन है कि आइडियल मदर कौन होगी, आइडियल हाउसवाइफ कौन होगी? जो मल्टीटास्किंग है, एक ही टाइम पे सब कुछ कर रही है, नाश्ते की आवाज आ रही है तो नाश्ता बन रहा है, कपड़े कहाँ रखे हैं, सॉक्स नहीं मिल रही, मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है, बैग्स कहाँ है, बुक्स कहाँ है, सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, वो कर पा रही है औरत, तो वो एक आइडियल मदर, आइडियल हाउसवाइफ है। इज इट क्लियर? देन ऐसे ही इन लॉज की रेफरेंस में अगर आप देखोगे, तो जो बहू आई है और वो अपने साथ ढेर सारा कुछ लेकर आई है, तो वो तो आइडियल बहू है, राइट? एंड देन टू द एम्प्लॉयज, जो जहां पर काम कर रही है लड़की, बहुत मेहनत करती है, जवाब नहीं देती, जो बॉस ने बोल दिया वही कर रही है, अपनी प्रमोशन के बारे में नहीं पूछा, अपनी सैलरी के बारे में नहीं पूछा, तो वो एक आइडियल एम्प्लॉय है। ये परसेप्शन है सोसाइटी का औरतों को लेकर। इज इट क्लियर? ये धारणाएं हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल मूवमेंट है, ये किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन सोसाइटी की औरतों को है, अमेरिकन सोसाइटी भी आप देखोगे लार्जली पेट्रियार्कियल सोसाइटी है आज भी। इज इट क्लियर? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है अलग अलग जगहों पे स्टार्ट हुई, और इन फेमिनिस्ट मूवमेंट ने काफी हद तक सिचुएशन को जो है चेंज भी किया। अनदर 5 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द विमेन इन द फेवर ऑफ द विमेन्स राइट, के औरतों के अधिकार के लिए जो एजिटेशन की गई, उसका क्या असर रहा। Gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. There were agitations in different countries for extension of voting rights to women. Voting right तो एक ऐसा अधिकार था जो सारी ही कंट्री के लिए स्पेसिफिकली था, क्योंकि कहीं पर भी औरतों को वोटिंग राइट नहीं थे। तो जब ये एजिटेशन स्टार्ट हुई, वोटिंग राइट को जो है टॉप प्रायोरिटी पे
रखा गया। These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity. कि लीगल स्टेटस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होने चाहिए कि औरतों को किस तरीके से देखा जाए, मतलब देखा जाए डजंट मीन विजुअली, देखा जाए इन द सेंस कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या राइट्स है, क्या उनके साथ गलत है, अगर कुछ हो रहा है क्या सही है क्या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक लीगल स्टेटस होना चाहिए कि अगर ऐसा किया जाएगा औरतों के साथ तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा। उनकी एजुकेशन, उनके करियर्स को लेकर जो है एजुकेशन की गई, चेंज आया सोसाइटी में काफी हद तक। More radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. Political expressions of gender division and political mobilization helped to improve women's role in public life. कहीं ना कहीं इन एजुटेशंस की वजह से, आप देखो ये सिर्फ एजुटेशन वुमेन्स के अधिकारों के लिए ही नहीं था कि भाई हमें वोटिंग राइट मिलने चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें हमारा करियर चुनने की चॉइस होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस हद तक एजुटेशंस हुए या औरतों के अधिकारों की बात इस हद तक हुई कि इवन पर्सनल लाइफ में आप डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर मारपीट भी हो रही है, कि अगर वाइफ को पीटा जा रहा है, इवन दैट इज क्राइम, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ ही क्यों नहीं है। पर्सनल लाइफ डजंट मीन कि आप किसी ह्यूमन को, अल्टीमेटली अ वुमन इज अ ह्यूमन बीइंग ना, कि एक आप ह्यूमन बीइंग को मार रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ। सिमिलरली जेंट्स के लिए भी यही रूल है, राइट? तो एजुटेशंस का ये असर रहा कि डोमेस्टिक वायलेंस तक पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। और जितना ज्यादा पॉलिटिकली वुमेन्स एक्टिव हुई तो कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल स्टेटस जो है वुमेन्स का वो सुधरा। अब ऐसा नहीं है कि भाई पॉलिटिकली सारे तो एक्टिव नहीं हो सकते ना, लेकिन जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है वो पॉलिसीज तो बना सकते हैं ना बाकी औरतों के लिए भी। तो उस तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. आज की रेफरेंस में आप देख लो, कोई ऐसा सफेयर नहीं है जहां पे आपको औरतें नहीं मिलेगी। पायलट्स की बात करें, ढेरों औरतें हैं जो पायलट्स हैं, ढेरों औरतें हैं जो आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, हजारों औरतें होंगी जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि आपका जो मिशन था अभी स्पेस का, इवन दैट वाज लेड बाय अ वुमेन ओनली। क्लियर? तो आज की रेफरेंस में अगर आप बात करें तो बहुत कुछ सोसाइटी का बदल चुका है, नजरिया औरतों को देखने का, उनके लिए ओपिनियंस चेंज हो गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत वाइड स्कोप जो है औरतों को मिला है, और वो सब इन फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इज इट क्लियर? 5 marks का क्वेश्चन। In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, Finland, and participation of women in public life is very high. बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप देखोगे कि विमेन को कंप्लीटली इक्वल स्ट्रैंड पे रखा जाता है एज कंपेयर टू मेन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या आपके नॉर्वे वाला जो एरिया है, राइट? In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence. आप दो कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स भी उसमें मैटर करेंगे कि आपकी कंट्री में विमेन की क्या सिचुएशन है और बाहर की कंट्रीज में विमेन की क्या सिचुएशन है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वो पर्टिकुलर कंट्री है। लेकिन फिर भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज 21st सेंचुरी तक औरतों के रोल में या औरतों के लिए सोसाइटी के ओपिनियन किस तरीके से बदले हैं और कितना ज्यादा एक्सपोजर जो है आज की औरतों को मिल रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन फिर भी हर चीज का एक फ्लिप साइड होता है। Despite some improvement since independence, R is still a male-dominated society, patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, and oppression in various ways.
हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है, या फिर आप इंडिया की क्यों बात करें, जितना भी एशियन कंट्रीज है वहां पर भी आप देखोगे लार्जली पेट्रियार्कियल सोसाइटीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां मेल्स की ज्यादा चलती है। क्लियर? और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं, आज भी बहुत सारे अफेयर्स है जहां पर औरतों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है। बहुत कुछ बदल गया है, पहले से बहुत कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसा तो अभी भी नहीं हुआ है। क्लियर? तो अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पे प्रिवेल करती है। हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना। वी मे बी द प्रिविलेज्ड वंस, वी आर एजुकेटेड वंस, वी आर वर्किंग, वी हैव गुड सिस्टम्स इन हाउसेज ऑल्सो। हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना है, लेकिन अगर आप ढूंढने जाओगे डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स, तो वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अपने आसपास में ही आपको ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। रूरल एरियाज में चले जाओ, आज भी आपको ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे गर्ल्स को शायद 8th 9th के बाद आगे पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर आगे पढ़ाई की बात करें तो उनकी प्रेफरेंस बॉयज के लिए होती है। पढ़ लिख भी गई तो भी घर में रखा जाएगा ये कहकर कि पढ़ लिख गए अब शादी करवा दो। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है। इज इट क्लियर? India is still largely a patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, and oppressions in various ways. 5 marks का question. What are the different forms of discrimination against women in Indian society? Is it clear? ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सी अलग अलग फॉर्म्स की डिस्क्रिमिनेशन औरतों को झेलनी पड़ती है। नंबर 1, लो लिटरेसी रेट्स। पढ़ाई की जो अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट्स जो हैं वो आप देखोगे मेल्स की रेफरेंस में 74%, फीमेल्स की रेफरेंस में 76% और फीमेल्स की रेफरेंस में 54%। तो ये डिफरेंस क्यों है? अगर मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है तो लिटरेसी रेट्स में डिफरेंस क्यों है? क्यों नहीं औरतों को उतना ही पढ़ाया जा रहा जितना लड़कों को पढ़ाया जाता है? तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेल एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये नोशन सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है कि लड़का है अपने पास ही रहता है, लड़कियां हैं दूसरों के घर चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंशियल्स आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। The proportion of women among highly paid and valued job is still very small. जो काम है, काम के बेसिस पे आप देखोगे कि जो हाईली पेड जॉब्स हैं वो मेन के लिए है, और विमेन को उसके कंपैरेटिवली, चाहे सेम काम भी है, सेम काम के लिए भी औरतों को कम सैलरी दी जाती है, और उसके कंपैरेटिवली मेन आर पेड मोर। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, जहां पे आपके मेल एक्टर्स जो हैं वो एक एक मूवी का 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपया भी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी एक्ट्रेसेस की बात करेंगे तो उन हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाती। काम तो दोनों साथ कर रहे हैं ना, मूवी तो दोनों के बेस पे चलती है, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बोथ। इज इट क्लियर? बहुत से इंटरव्यूज आप ऐसे देख लोगे जिसमें बिल्कुल क्लियरली ये बोला जाता है कि इतनी जो एक्ट्रेस है उसको 5 करोड़ मिले हैं इस मूवी के लिए, इन कंपैरिजन टू दैट एक्टर को 20 करोड़ रुपए मिले होंगे। तो जो हाईली पेड जॉब्स है वो आज भी उसमें मेन को प्रेफरेंस दी जाती है। Women are paid less than men even when both are doing exactly the same work. किसी भी ऑफिस में आम तौर पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पेज जो है वो फिक्स्ड है, एज पर द कमीशन रूल चलती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलनी है, आप जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो उसकी सैलरी फिक्स्ड है।
लेकिन अगर आप बड़े से बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की भी बात करें, वहां पर भी आपको बड़ी आसानी से ये एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। हाईली एजुकेटेड विमेन, हाईली एफिशिएंट विमेन डूइंग द सेम वर्क जो उसका काउंटर पार्ट मेल मेंबर कर रहा है, लेकिन सैलरीज में रात और दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। In many parts of India, parents prefer to have son and find ways to have the girl child aborted before she is born. एक सोशल स्टिग्मा हमारी जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है कि लड़के का होना तो परिवार में बहुत जरूरी है, और उस लड़के के लिए ना जाने कितनी पॉपुलेशन बढ़ा दी जाती है। क्लियर? ये सोशल स्टिग्मा है कि भैया आपको मुक्ति तो आपका बेटा ही दिलवाएगा, जब तक आपके लास्ट राइट्स जो है वो आपका बेटा नहीं करेगा तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो वो लड़कों के चक्कर में जो गर्ल्स हैं, दे आर इवन किल्ड इन द वूम, मदर के वूम में ही उन्हें मार दिया जाता है, दे आर अबॉर्टेड। राइट? आपने देखा है ना, कभी कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लिखा होता है दैट प्री बर्थ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट डन हियर, लेकिन अंदरूनी तौर पे वहां क्या क्या होता है, हर आई थिंक बहुत से ऐसे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स है जहाँ पे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। पहले ही बर्थ से पहले ही ये पता लगाया जाता है कि इज इट गर्ल और अ बॉय। गर्ल है तो शी इज किल्ड इन द वूम इटसेल्फ, फीमेल फीटिसाइड जिसे कहते हैं, जो बहुत बड़ी मिनेंस है हमारी सोसाइटी की, बहुत बड़ा सोशल ईवल है हमारी सोसाइटी का। और ये सोशल ईवल किस हद तक प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, वो आप हमारी सोसाइटी की जो सेक्स रेशो है उससे आपको पता चल सकता है। क्लियर? बीटिंग, हैरेसमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो इनको तो हम छोटे लेवल पे मानते हैं। बीटिंग, हैरेसमेंट, सड़कों पे चलते हुए औरतें जा रही हैं तो वो ऐसा होता है जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी देखे, कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी चल रहा है। राइट? देन वर्क प्लेस पे इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज, वर्क प्लेस पे अनवांटेड ऑब्लिगेशंस, एंड घरों में लार्ज स्केल आप देखोगे, अगेन अपने ऊपर नहीं लेना वो, लेकिन अगर ढूंढोगे तो बड़ी आसानी से ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस के नजर आते हैं, जहां पे बीटिंग ऑफ द वाइफ इज अ वेरी कॉमन थिंग। इज इट क्लियर? So these are the problems which are faced, these are the discriminations which are faced by women in society. 5 marks question. Such sex selective abortion lead to decline in the child sex ratio in the country to merely 919 against 1000. कि अगर आप एक सैंपल उठाओगे पॉपुलेशन का तो आपको उसमें रेंडमली 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 919 लड़कियां मिलेगी। तो क्या सोसाइटी सिर्फ लड़कों के दम पे अकेले चल जाएगी अगर किसी को भी लड़की नहीं चाहिए? राइट? अगर नहीं चाहिए तो शादी के लिए लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? अपने बेटों के लिए बहुएं क्यों ढूंढते हो? This ratio has fallen below 850 or even to 800 in some states. इंडिया में ही कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे ये रेशो 1000 के अगेंस्ट 800 भी है। इज इट क्लियर? 200 लड़कियां कम है इन कंपैरिजन टू 1000 मेल्स. There are reports of various kinds of harassment, exploitation, and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from beating, harassment, and other forms of domestic violence. Rape cases आप उठा लो, every second probably a girl is being raped in the country. Statistics उठा के देखो, ever increasing, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ना जाने कितनी औरतें हैं जो गायब हो जाती हैं, and they are put into different kind of rackets. Right? So these are the forms of discrimination or atrocities a woman is facing in the society. ये आप क्लियरली सेक्स रेशो अपना अकॉर्डिंग टू 2011, कोई बहुत पिछड़ा, बहुत पीछे का सेक्स रेशो की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हो 951 अबव कितनी स्टेट्स हैं पर्पल में, और बिलो 85 भी हैं, आप ये देखिए पंजाब एंड हरियाणा।
सो यू कैन वेल इमेजिन बिलो 875, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बैलेंस्ड है हमारी सोसाइटी और कितना गलत है अगर हम इंडिया को पेट्रियार्कल सोसाइटी कह रहे हैं। विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के फैक्ट्स, कितने जो औरतें हैं वो पॉलिटिकली कितनी एक्टिव है। हम कहते हैं कि अगर पॉलिटिकली एक्टिव या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन औरतों की बढ़ जाएगी ना तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी तक की क्या फिगर है, जब तक विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ था तब तक का क्या सिनेरियो था विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। All this is well known, yet issues related to women's well being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless, जब तक औरतें कंट्रोल नहीं करेंगी पावर को, तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? ये कंक्लूजन आई है कि क्योंकि आप देखोगे कि हम 21st सेंचुरी में होने के बावजूद भी अगर इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पिछले टॉपिक में लिया है कि रेप्स है, मॉलेस्टेशन है, प्रमोशनल डिफरेंसेस है, सैलरी डिफरेंसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी सिस्टम्स है, फीमेल फीटिसाइड है, अगर ये सारी औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आज भी प्रजिस्ट करती है तो सोसाइटी ग्रो कहाँ की है, क्लियर। और हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जब तक औरतें एम्पावर नहीं होंगी, पावरफुल डेजिग्नेशंस पे नहीं आएंगी, तब तक सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती। तो पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन बढ़ना औरतों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो औरतें पावर में आएंगी वो औरतें दूसरी औरतों के लिए भी पॉलिसीज बना पाएंगी। इज इट क्लियर? One way to ensure this is to have more women as elected representative। इसलिए ज्यादा से ज्यादा औरतें जो है वो चुनकर पावर में आना जरूरी है। In India, their proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% out of 100%। सिर्फ 14 से 15% औरतें होती है। आप इमेजिन करके देखो, 14 से 15% औरतें होती है, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 में से सिर्फ 2 औरतें होंगी, राइट, of its total strength of the first time in 2019। और ये 14 से 15% भी 2019 में पहुंचा था, उससे पहले इसका मतलब इससे भी कम थी। This share in the state assemblies is less than 5%। In this respect, India is among the bottom group of the nation in the world। India is behind the average of several developing countries of Africa and Latin America। In government cabinets are largely all male, even when women becomes the chief minister or the prime minister। क्लियर? ये तो नेशनल असेंबली की बात हो रही है, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर आप स्टेट असेंबलीज पे आओ तो सिर्फ 5% पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकली औरतों की, राइट, कितनी कम है। तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी कहाँ से बदलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल सफेयर को तो सिर्फ मेंस सफेयर कंसिडर किया जाता है। पॉलिटिक्स में औरतों का आना तो और भी गलत माना जाता है। आज भी 21st सेंचुरी में भी हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सिनेरियो इज लार्जली कंसिडर्ड फॉर मेल मेंबर्स। और आप इसका डिलेमा देखो कि जब भी इवन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी अगर औरत है तो उसका कैबिनेट भी आप पूरा का पूरा देखोगे कि मेल मेंबर से ही भरा हुआ है। जयललिता का हम एग्जांपल ले सकते हैं, शी वाज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, राइट, लेकिन आप उनका अगर कैबिनेट देखो तो वो लार्जली मेल डोमिनेटेड था। इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ आवर कंट्री, उनका आप कैबिनेट उठा के देख लो, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ मेल डोमिनेटेड कैबिनेट था उनका भी। इज इट क्लियर? तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हाल है इंडिया की रेफरेंस में। ये देखिए आप, लीस्ट 11.8%, वेरी क्लियर। इज इट क्लियर? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। अब इन सारी चीजों का हल क्या है, राइट, अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन कि हम इन सारी सिचुएशंस को ठीक कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? One way to solve this problem is to make it legally binding to have fair proportion of women in elected bodies।
बाइंडिंग, इट शुड बी लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग हो गया तो वो मजबूरी बन जाएगी कि भैया ये सीट तो औरतों के लिए रिजर्व है, इससे तो हमें औरतों का कैंडिडेट ही खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हम तब तक काम नहीं करते जब तक हमारे पे लीगली किसी चीज को थोपा नहीं जाता। हम हेलमेट तब तक नहीं पहनते जब तक हेलमेट ना पहनने पे हमारा चालान नहीं हो जाए। इज इट क्लियर? हमें नहीं समझ में आता कि हेलमेट हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है। हमें तो लगता है सरकार पता नहीं हमें हेलमेट क्यों पहना रही है। तो जब तक वो लीगल बाइंडिंग नहीं हो जाएगी कि नहीं हेलमेट पहना तो चालान होना ही होना है। इज इट क्लियर? तो लीगली बाइंड किया जाए कि जितनी भी इलेक्टेड बॉडी है, वो चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रही है, चाहे पंचायती राज पे है या फिर चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज है उसमें इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। अभी तो 33% बड़ी मुश्किल से हो पाया है, इक्वल 50-50 पे आने में तो पता नहीं हमें कितना और समय लगने वाला है। राइट? This is what Panchayati Raj has done in India. 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women candidates. 1/3 सीट्स जो हैं पंचायती राज में नेसेसरीली मैंडेटरीली विमेन कैंडिडेट्स के पास होनी ही चाहिए। और आप इसका इफेक्ट देखो कि पिछले कुछ सालों में 10 लाख से ज्यादा इलेक्टेड विमेन लोकल सेल्फ बॉडी का हिस्सा बन चुकी हैं। इज इट क्लियर? Women's organization and activities had been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal was pending before parliament for many decades. अब अगर हमारी सोसाइटी ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी होती तो ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल इतना इट शुडंट हैव हैंग ऑन फायर ना, क्यों इसे इतना लटकाने की जरूरत पड़ती? लेकिन सोसाइटी बदलना ही नहीं चाहती। इट इज लार्जली पेट्रियार्कियल सोसाइटी। 1/3 हम डिमांड कर रहे हैं लेकिन दिया तो नहीं। क्लियर? देन इन 2003 नारी शक्ति वंदना अधिनियम Women's Reservation Act 2023 के accordingly has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies and also in Delhi assemblies specially. तो अब कहीं जाके 2003 में इस बिल में विमेन रिजर्वेशन को 33% बनाकर उसे पारित कर दिया गया है। अब हम कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लार्जली अब हम देख रहे हैं कि विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। राइट? बढ़ानी ही पड़ेगी ना, जब क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही विमेन के लिए रिजर्व, तो उसमें से आप किसी मेन को तो इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकते ना। तो इट इज नाउ लीगली बाइंडिंग ऑन देम, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन डाल दी गई है। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefit when social division become a political issue. Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? कि ये बात को हम अब एंड में इस बात को हम समझ गए हैं कि जो ये जेंडर डिवीजन की प्रॉब्लम है ना, उसको पॉलिटिकल इशू बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल इशू नहीं बनता, अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाई जाएगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो लोअर स्ट्रैंड्स पे काम करते हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन एक बड़ा तबका औरतों का ऐसा है जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं, दे डाई इन डोमेस्टिक वायलेंस, दे टेक बर्थ इन डिस्क्रिमिनेशन, दे आर नॉट वांटेड इन द फैमिली, और वो ऐसे ही मर भी जाती हैं। तो पॉलिटिकली इस डिवीजन को या इस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये बात 100% सही है कि अगर इस तरीके के एफर्ट्स आज से 50 साल पहले लिए होते तो शायद सोसाइटी बहुत अच्छी बन चुकी होती, बहुत चेंज सोसाइटी हमें देखने को मिलती। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। राइट?